नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करंट चाचा के एपिसोड में। बड़ा दिन है आज, 10 दिसंबर। और आज एक इवेंट हो रहा है आप लोगों के लिए, प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आप अभी तक आपने नोटिफाई किया कि नहीं किया? नहीं किया तो अभी कर लीजिए जाकर। और आपको बता दें, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और आपका सत्य यही होने वाला है सर कि आप तैयारी कर रहे हैं बड़ी मेहनत से। तो कोशिश करिएगा अपने आप को बड़े काम नेचर में रखने का, क्योंकि हो सकता है आप परेशान होंगे कई बार। पर विश्वास मानिए, अगर आप इसी पे लगे रहे तो आप पराजित नहीं होंगे। आप परेशान हो सकते हैं पर पराजित कभी नहीं होंगे। चालू करते हैं। आपको वही हम बताना चाह रहे थे कि भाई आज शाम में 7 बजे जुड़ जाइएगा इसी चैनल पे। आपके बहुत सारे चहेते लोग, रिवील्स, सरप्राइजेस सब होने वाला है। तो नोटिफाई का बटन आपको दिखेगा, वो जाके दबा दीजिए। ये शाम में आज चालू हो जाएगा 7 बजे। लेट्स सी। आइए चालू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज क्या इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो आ रही है सीरिया से। लगातार खबरें बनी हुई है इंटरनेशनल ऑर्डर की। हमने कुछ चीज़ों को बार बार देखा है, समझा है। कहा जा रहा है कि वहां सीरिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद गाजी जलाली, ही सेज दैट वहां पे गवर्नमेंट स्टेबल है, मिनिस्टर्स वर्क कर रहे हैं, भले असद वहां से छोड़कर भाग गए हैं। तो बशर अल असद के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से एक बार बताने की कोशिश कर लेते हैं, एक नया पेज लेते हैं। और यहां हुआ क्या है, एचटीएस ने कब्जा कर लिया है। तो ये आपका हो गया सीरिया। और सीरिया का ओपनिंग इधर है मेडिटेरेनियन सी में, जिसको हमने आपको बहुत बार बता दिया है। यहां पे आपको दिखता है लेबनन, यहां पर आपको दिखेगा इजराइल, यहां आपको दिखेगा दिस इज योर तुर्की ओवर हियर, दिस इज तुर्की ओवर हियर। इधर आपको दिखेगा जॉर्डन, आपको दिखेगा, और इधर आपको दिखेगा इराक। और आपको ये पूरी बात हम बताना चाह रहे थे कि इस पार्ट में पूरा कब्जा हुआ करता था किसका? एचटीएस का। ये एचटीएस का स्ट्रांग होल्ड था। और धीरे धीरे उसने अलिप्पो को पहले हथियाया, फिर उसने होम्स को अपनाया, फिर उसने हमा पे हमला किया, और फिर उसने डमास्कस को भी हथियार लिया है। और धीरे धीरे डमास्कस को भी हथियार लिया है। तो जो एलावाइट थे, और एलावाइट कौन थे? बशर अल असद। वो भाग चुके हैं। और वो कहाँ जा चुका है अब? परिवार के साथ जाकर ही हैज़ फ्लेड सीरिया एंड इज नाउ इन रशिया एज गेटिंग एन अजाइलम राइट नाउ। वो अजाइलम पे रशिया जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आना बड़ा तय है सर कि सीरिया कहाँ है। और हमने आपको बताया था कि यूफ्रेट्स नदी आपकी निकलती है, तो डमास्कस से नहीं निकलती है, इधर से निकल रही है टिग्रिस, और ये हो गई आपकी यूफ्रेट्स। तो ये क्वेश्चन पीटी के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बॉर्डर्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, द बॉर्डर्स ऑफ कोर्स। एंड दिस क्वेश्चन कैन कम एचटीएस, जो इस समय अलकायदा या आपका आईएसआईएस का एक ऑफशूट है, वो निकल कर आ रहा है। और मोहम्मद अल जुलानी उसका लीडर माना जाता है। तो अब देखते हैं आगे वहाँ क्या चलता है। बट ठीक है, अभी भी मतलब काम बना हुआ है सीरिया में। मतलब शायद हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, जिसको भारत ने भी बोला कि आप एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस करो। और भारत ने बोला कि हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो सेफ ही रहें, अभी फिलहाल अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। अगला टॉपिक पे हम आपको लेकर चलते हैं, और यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम। अच्छा, आपको बता दें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम ये वाला जो आप सामने देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। क्योंकि हमारे पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड में जो आसपास हमारे है, दो चीज़ों में बटा हुआ है। एक मैटर है, एक एंटी मैटर है। अच्छा, मैटर वो चीज़ है जिसको आज आपने देख लिया, जिसको आपने समझ लिया कि अच्छा ये आपका मास गेनिंग है, ये ऐसे इंटरेक्ट करता है, सामने मुझे दिख रही चीज़ें। अब एंटी पार्टिकल क्या है, ये दिक्कत वाली बात है। आइए समझते हैं पहले। तो एंटी मैटर जब हम बोले तो समझ जाइएगा, ये ऑर्डिनरी मैटर के सिमिलर ही है। बस एक ही इसमें उल्टा चीज है कि इसका ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज है। कई बार लोग एक ये भी थ्योरी देते हैं कि अगर आप इस संसार में हैं तो हो सकता है कि आपका एक उल्टे एक व्यक्तित्व का भी कोई व्यक्ति हो। तो एक मिरर मैटर है ये। तो एंटी मैटर इज द मिरर मैटर ऑफ वॉट एवर ऑर्डिनरी मैटर इज देयर। जैसे एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है? निगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसका एंटी मैटर क्या हो गया? पॉजिट्रॉन हो गया। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है। सेम मास है इलेक्ट्रॉन जैसा, पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। एंटीमेटर इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। और इन्हीं को हम एंटी पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज जो मैटर के तौर पर आपको दिख रही है, उसका एंटी मैटर भी हमें मिलता जा रहा है। पर दिक्कत क्या है? हम आज से जब 14 बिलियन साल पहले जाते हैं, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन की बात करते हैं, उस समय कहा जाता है कि दोनों चीज बनी थी, मैटर भी बना था, एंटी मैटर भी बना था।
और दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में बना था। आज जब हम देख रहे हैं तो एक इम्बैलेंस दिखता है जहां पर मैटर ज्यादा हो गया है और एंटी मैटर कम हो गया है। कैसे ये हुआ पता नहीं, यही ढूंढने में सब लगे हुए हैं। बट यस, मैटर इज मोर एंड एंटी मैटर इज लेस। एंड अगर हमें पता चल जाए कि आखिर एंटी मैटर क्या है, कैसे है, क्यों है और वो क्यों कम हो रहा है, या फिर हमारी रिसर्च ही थोड़ी सी कहीं डाइसी जा रही है, तो शायद हम लोग इसको समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैटर एंटी मैटर की चीज। अगर इक्वल अमाउंट से चालू हुआ था तो एंटी मैटर गया कहां, एंड वी आर ट्राइंग टू पुट इन टू कंडीशंस कि आखिर ऐसा क्या है। तो एंटी मैटर आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है, याद रखिएगा। ये किसी भी मैटर का उल्टा है, जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, चलेगा, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर से एक और खबर आ रही है और ये आपके लिए कंफर्म क्वेश्चन लेकर आ सकती है। आपने सुना होगा शेनेगन वीजा के बारे में। शेनेगन वीजा या शेनेगन एरिया जोन, मान लीजिए अगर आपको हम ऐसी सुविधा दे दें कि हम आपके पासपोर्ट पे एक ऐसा वीजा लगाएं जिस वीजा को लेकर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 25 देशों को घूम सकें एक ही वीजा लेकर, तो आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं आप। अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारे पास शेनेगन ट्रांसफर वीजा का जोन होता है, ट्रैवल जोन होता है। मतलब अगर आपको शेनेगन वीजा मिल जाए तो आप कितने देशों में जा सकते हैं आपको पता, हम आपको बताना चाहेंगे। इस मैप को देखिएगा सर, हम आपको दिखा दें कि ये जितने आपको दिख रहे हैं ऑरेंज वाले, ये सारे के सारे शेनेगन मेंबर स्टेट्स हैं और ये सारे के सारे ईयू के पार्ट हैं। मतलब शेनेगन ईयू मेंबर स्टेट्स हैं। जितने आपको पर्पल पर्पल दिख रहे हैं, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ये सब जितने हैं हम आपको बता दें ये नॉन यूरोपियन स्टेट्स हैं, नॉन यूरोपियन यूनियन स्टेट्स हैं। ये सब ईयू का पार्ट नहीं है, परंतु बावजूद इसके ये शेनेगन का पार्ट है। तो यूरोपियन यूनियन के भी कुछ देश हैं जो शेनेगन का पार्ट है और नॉन यूरोपियन के भी कुछ देश हैं जो शेनेगन का पार्ट है। इसका मतलब है आपका यूरोपियन यूनियन में होना ना होना ये बाध्यता नहीं है कि आपको शेनेगन का पार्ट बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। अगर क्वेश्चन आए ओनली यूरोपियन यूनियन मेंबर्स कैन बी शेनेगन मेंबर्स, तो याद रखिएगा नहीं, देयर आर नॉन यूरोपियन मेंबर्स ऑल्सो हु आर शेनेगन मेंबर्स। अच्छा, कुछ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं जो कि शेनेगन में नहीं है। मतलब अगर वो आपसे पूछे कि ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स आर शेनेगन वीजा मेंबर्स, बोले नहीं। क्यों नहीं है? तो आप बोलेगा सर बहुत लोग हैं, आयरलैंड नहीं है, रोमानिया नहीं है। तो मतलब अगर आप शेनेगन में है तो जरूरी नहीं है कि आप यूरोपियन मेंबर का पार्ट बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता। मतलब कुछ शेनेगन यूरोपियन यूनियन में होंगे, कुछ यूरोपियन यूनियन वाले शेनेगन में होंगे, कुछ नॉन यूरोपियन वाले भी शेनेगन में हो सकते हैं। तो एकदम इस चीज को आप याद रखेंगे, कुछ नॉन यूरोपियन भी आपके शेनेगन में हो सकते हैं, चलेगा। तो मतलब अगर हम इसको ऐसा कुछ बनाएं कि देखिए ये आपका शेनेगन है और ये आपके यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब कन्फर्म में कुछ यूरोपियन भी शेनेगन है। हम इसके बाहर कुछ ले रहे हैं, मानिए हम पूरे को अगर ले लें कि ये आपका एक तरह से कोई नॉन यूरोपियन है, तो वो भी आपका शेनेगन का मेंबर हो सकता है। भाई नॉन यूरोपियन भी शेनेगन का मेंबर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई शेनेगन का मेंबर हो और आपका ईयू का मेंबर ना हो, ये भी हो सकता है। और कोई नॉन शेनेगन है, नॉन शेनेगन मतलब इसके बाहर आप जो भी देख रहे हो नॉन शेनेगन है, नॉन शेनेगन है पर ईयू का मेंबर वो हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, याद रखिएगा। और अभी ये खबर क्यों आई हम आपको बता दें, ये रोमानिया और बुल्गारिया को भी अब जोड़ने की बात की जा रही है। एक्चुअली रोमानिया और बुल्गारिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया खड़ा हुआ था कि नहीं हम इनको नहीं आने देंगे, जो भी इनके कंडीशंस रहे हो। पर शेनेगन एग्रीमेंट जब साइन हुआ था 1985 में, 5 देशों ने इसको साइन किया था, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड्स। ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के थे। एग्रीमेंट चाहता था कि एक बॉर्डर फ्री एरिया बना दिया जाए यूरोप में, ताकि मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज ये सब अच्छे से हो सके। ऑल यूरोपियन मेंबर स्टेट्स विदाउट ऑप्ट आउट्स मस्ट ज्वाइन शेनेगन अपॉन मीटिंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अगर आप यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं और अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है तो आपको शेनेगन को जुड़ जाना चाहिए था। कुछ नॉन यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, आइसलैंड, दे आर पार्ट ऑफ शेनेगन थ्रू स्पेशल एसोसिएशन एग्रीमेंट। इनके पास कुछ स्पेशल एसोसिएशन है। तो 27 देश आज हैं, अब 29 होने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक मार्केट है, बॉर्डर फ्री एरिया है, वेयर द पीपल वुड लाइक टू ट्रैवल। और यहाँ तक कि बाहर के लोगों को भी शेनेगन वीजा मिलता है ताकि वो सारे इन देशों में घूम सकें, अपने काम को कर सकें, इवन टूरिज्म के लिए भी मिलता है।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेनेगन वीजा, दिस क्वेश्चन कैन कम। तो ये मैप अपने दिमाग में थोड़ा बैठाने की कोशिश करेगा। अच्छा, यूके को हम आपको दिखा दें। यूके इज, अब तो ईयू का भी मेंबर नहीं रह गया और आपका शेनेगन में भी नहीं है। यूके आपका शेनेगन में भी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपके सामने इमेज है, इस पे फोकस करते रहिएगा और सोचिएगा कि क्या कोई बाध्यता है किसी के लिए। अगर आप शेनेगन में हैं तो कंफर्म आप ईयू में है, बोले नहीं ऐसा नहीं है। मैं शेनेगन में हूं तो हो सकता है मैं नॉन ईयू भी हूं, जैसे नॉर्वे है, मैं ईयू में नहीं हूं। क्या मैं नॉन शेनेगन हूं तो ईयू नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉन शेनेगन हो कि ईयू हो सकते हैं। आयरलैंड, क्या शेनेगन ईयू का मेंबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। स्वीडन है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक, इसमें बैठा लीजिएगा एक अपना परफॉर्मा। ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस, एंड डिफेंस इज आईएनएस तुशील। फिर से हम आपको रिमाइंडर डाल दें, 7 PM का अपना नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ना, एंड दिस इज फॉर योर, यू अंडरस्टैंड दिस, प्रतिष्ठा इवेंट। तो अपना एक बार नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा फॉर द इवेंट। फ्रिजेट आईएनएस तुशील कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन कैलिनिनग्राड। अब आप कैलिनिनग्राड जा रहे हैं। कैलिनिनग्राड आपको हम बता दें, जब आप गल्फ ऑफ बोथनिया के पास जाते हैं, जब आप बाल्टिक सी जाते हैं, तब आपको दिखता है। मतलब जहां पे, अगर आप इसको इमेज को, अगर चलिए इमेज है ही हमारे सामने, हम आपको दिखा दें। इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो टेरिटरी है ना, ये वाली टेरिटरी, ये रशिया की है और इसका नाम है कैलिनिनग्राड। इसका नाम क्या है? कैलिनिनग्राड। ये देखिए, दिस इज योर बाल्टिक सी, दिस इज बाल्टिक सी, दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, दिस इज गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा, दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, एंड दिस इज बाल्टिक सी। बाल्टिक सी आपके 3 अच्छे देशों को, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को छूती है। बाल्टिक देश के नाम से तीनों जाने जाते हैं। ये वाली जो टेरिटरी आप देख रहे हैं, ये वाली, ये है आपकी कैलिनिनग्राड। दिस इज कैलिनिनग्राड विच इज रशियाज टेरिटरी। तो रशिया अगर आप देखें तो 2 जगह से छूता है हमारे दिस बाल्टिक सी को। एक छू रहा है यहां से, ये वाला पोर्शन है, और एक यहां से छू रहा है। इसीलिए पोलैंड तो घबराया रहता ना कि अगर यूक्रेन गया, बेलारूस तो रशिया का ही है, यूक्रेन गया तो कहानी खत्म हो जाएगी पोलैंड की, इसलिए घबराता है बेचारा। खैर, आईएनएस तुशील है क्या, इसकी बात कर लें। एक्चुअली एक पहले आपको बता दें कि तुशील 7th इन द सीरीज है, फर्स्ट ऑफ द 2 एडिशनल फॉलो ऑन शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन रशिया। ये रशिया में बनाए जा रहे हैं। 2016 में इंडिया रशिया का एक अग्रीमेंट हुआ था 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स के लिए, 2 to be built in Russia and 2 to be constructed at Goa Shipyard Limited under technology transfer। तो एक 2 रशिया में बनेगा, 2 आपका गोवा में बनेगा। अच्छा, इसकी खास बात बता दें आपको, ये मल्टी रोल स्टेल्थ है, मतलब आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाएंगे, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ अपग्रेडेड क्रिवाक 3 क्लास फ्रिगेट्स। क्रिवाक 3 क्लास फ्रिगेट्स का अपग्रेडेड है, पार्ट ऑफ द रशियन डिजाइन प्रोजेक्ट 1135.6। इंडियन नेवी ऑलरेडी ऑपरेट्स 6 शिप्स फ्रॉम दिस क्लास, इंक्लूडिंग 3 तलवार क्लास भी है, 3 तेज क्लास फॉलोअन्स, ऑल बिल्ट एट रशियन शिपयार्ड में ही बनकर आया है, सेंट पीटर्सबर्ग में, कैलिनिनग्राड में। अब ऑलरेडी 6 शिप तो है आपके पास, तलवार क्लास की 3 हो गई, तेज क्लास की आपकी 3 हो गई। आईएनएस तुशील 7th वेसल आया है इसी सीरीज में, फर्स्ट ऑफ द 2 अपग्रेडेड फ्रिगेट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट साइन इन 2016, जो हम लोगों ने साइन किया था। तुशील का मतलब प्रोटेक्टर शील्ड, एंड इट्स क्रेस्ट एम्बॉडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इम्पेनेट्रेबल शील्ड, एकदम अभेद्य कवच की तरह है, रिफ्लेक्टिंग नेवीज कमिटमेंट टू सेफगार्ड द इंडियाज मैरीटाइम बॉर्डर ना। अगर इंडियन नेवी को आप पिछले कुछ साल से फॉलोअप कर रहे हैं तो ये अपने चीज़ों को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक से आप ब्लू इकोनॉमी, इंडियन ओशन पे आपका एक रुतबा, एक आपका वर्चस्व बना रहे, इसलिए आप इसको बढ़ा भी रहे हैं। At 125 meters in length and displacing 3,900 tons, INS Tushil is equipped with advanced stealth features, making it less detectable by enemy radar and more stable in various sea conditions. ये शिप में 26% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। जब ये गोवा में बनेगा तो रशिया का भी टेक्नोलॉजी आएगा और हमारी भी चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो हम लोग इंडिजिनस और बढ़ाना चाहते हैं धीरे धीरे। तो याद रखिएगा, ये क्रिवाक 3 क्लास फ्रिगेट है और इसी क्रिवाक 3 क्लास के ऑलरेडी हम लोग काफ़ी चीज़ और भी यूज़ करते हैं। तलवार क्लास भी है, तेज क्लास भी है, और इसी को हम अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये क्रिवाक क्लास की आपकी फ्रिगेट है, याद रखिएगा, रशिया में बनकर आ रही है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, और वो एनर्जी का है। ये टॉपिक एक्चुअली एनर्जी का बस नहीं है, टॉपिक है एनर्जी के साथ साथ फूड सिक्योरिटी का भी है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है हम सबके लिए अगर हम इसको थोड़ा सा सुन लें तो, और एनालिटिकल होगा। इस एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है।
तो स्वाभाविक सी बात है कि आप दो रिश्तों को निकालना चाहते हैं। आप एग्रीकल्चर का रिश्ता निकालना चाहते हैं एनर्जी से। अब आप सोचेंगे कि सर एग्रीकल्चर का क्या रिश्ता हो सकता है एनर्जी से। आइए हम आपको कुछ चीजें पहले दिखाएंगे, फिर हम अपने स्क्रीन पर ले चलेंगे। देखिए, इंटरट्वाइंड है क्राइसिस ऑफ फूड भी और एनर्जी सिक्योरिटी भी, जो हमारे पूरे ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करता है। बोथ सिस्टम्स आर अंडर सीज। फूड प्रोडक्शन इज स्ट्रेन्ड बाय क्लाइमेट चेंज। आज फूड प्रोडक्शन हमारा क्लाइमेट चेंज से स्ट्रेन्ड है, पॉपुलेशन ग्रोथ से दबा हुआ है, इनइक्वालिटी बनी हुई है। एनर्जी सिस्टम जियोपॉलिटिकल टेंशन झेल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पुराने हो जाने को झेल रहा है, और आप जो ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं फॉसिल फ्यूल से तेजी से, उसको झेल रहा है। एग्रीकल्चर कंज्यूम्स नियरली 70% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चर 70% तक फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को आपका कंज्यूम कर रहा है और 20% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी निकाल रहा है। एग्रीकल्चर फॉसिल फ्यूल पे भी डिपेंडेंट है। कैसे? मीकनाइजेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब पे डिपेंडेंट है। और 2020-30 के बीच में आपको बता दें 11.8% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन फेस सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। नेचुरल गैस बहुत जरूरी है हमारे लाइफ स्टॉक के लिए। अब एक काम करते हैं, हमारे मतलब फीड स्टॉक के लिए मान लीजिए, यूरिया के लिए मान लीजिए, या फिर आपका 20% एनर्जी के लिए मान लीजिए। हम एक नई स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं और आप रिश्ता ढूंढिएगा। क्या मेरे एनर्जी का रिश्ता है एग्रीकल्चर से? आपको क्या लगता है सर? बहुत बड़ा संबंध है। एनर्जी और एग्रीकल्चर का संबंध है मीकनाइजेशन को लेकर। बिना पेट्रोल के कहां ट्रैक्टर घुमाएंगे। इसका रिश्ता है आपके एनर्जी के लिए। अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खुद में और फर्टिलाइजर्स खुद में है। जैसे कि मान लीजिए आप, नेचुरल गैस यूज होती है यूरिया बनाने में, बड़ी बात है। आपके पास जहां पे पेट्रोलियम का कॉम्प्लेक्स होगा, वहीं आप देखिएगा आसपास ही आपका फर्टिलाइजर्स भी बन रहे होंगे, भले वो फास्फोरस के हो, भले ही वो सल्फर के हो, बन रहे होंगे। मतलब एनर्जी का रिश्ता एग्रीकल्चर से गहरा है। इतना ही नहीं, एनर्जी का रिश्ता एग्रीकल्चर से इस मायने में भी गहरा है कि आप ट्रांसपोर्टेशन भी तो करोगे प्रोडक्ट का, आप फूड प्रोसेसिंग भी तो करोगे, तो कहीं तो एनर्जी चाहिए ही आपको। और एनर्जी आपके पास कहां से आ रही है? कन्फर्म है फिलहाल अगर हम देखें तो 50% से ज्यादा डिपेंडेंसी जो हमारी है वो तो फॉसिल फ्यूल पे है। तो इसका मतलब है कि फॉसिल फ्यूल पे ही आप डिपेंडेंट हैं अभी तो, और आने वाले समय में भी रहेंगे। अगर यहां पे कोई इमेजिन इफ देयर इज अ शॉक ओवर हियर, अगर यहां पे शॉक लगा, दैट विल हैव अ डायरेक्ट रैमिफिकेशन कि एग्रीकल्चर का प्राइस ऊपर भागेगा। प्राइस ऊपर भागने का मतलब है 3 A's खराब हो जाएंगे आपके, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है फूड इन्फ्लेशन आएगा, और इसका यह भी मतलब है कि आप शायद फूड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हंगर हुआ, इसका मतलब माल न्यूट्रिशन हुआ, इसका मतलब है फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई, फूड इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ गई। इतना ही नहीं, अगर आप देख रहे हैं कि आज वॉर का सिचुएशन चल रहा है, चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है। वॉर, इफ सपोज इफ वॉर इज देयर, इफ वॉर इज देयर, मतलब आपके फॉसिल का दाम भागा। इसका मतलब है कि आपका एग्रीकल्चर फिर महंगा हो गया, तो परेशानी यहां पे भी बन गई। इसका मतलब है मुझे एक ऐसा एग्रीकल्चर चाहिए जो शॉक प्रूफ हो। तो वे फॉरवर्ड यहां पे दिखता है कि एग्रीकल्चर को मुझे शॉक प्रूफ बनाना पड़ेगा। आई मस्ट हैव अ शॉक प्रूफ एग्रीकल्चर। और कैसे करूं? मुझे करना पड़ेगा एनर्जी से डीकपलिंग। और कौन सा एनर्जी से? आपको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से डीकपलिंग करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो इनटू सम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो भारत बहुत तेजी से बढ़ा भी रहा है। हमें और तेजी से इसमें बढ़ना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और आगे लेकर जाना पड़ेगा। आज 40% प्लस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का आपका हो चुका है प्रावधान, पर मुझे इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, मुझे इनको शॉक्स से बचाना पड़ेगा। आई हैव टू सेव देम फ्रॉम शॉक्स, अदरवाइज दे विल ऑलवेज बी इंटरट्वाइंड। एनर्जी खराब हुई, शॉक लगा, एग्रीकल्चर को भी शॉक लग गया, तो मुझे इन शॉक्स को प्रिवेंट करना होगा, मुझे शॉक प्रूफिंग करनी होगी। कैसे करूं? इसके लिए आपके पास बहुत सारे स्कीम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बफर्स बना के रख सकते हैं। आप यहाँ पे हो सकता है कि सब्सिडीज दे सकते हैं, ताकि प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर में कोई फर्क ना पड़े। हो सकता है बड़े लेवल पे फर्क ना दिखता हो, पर जब आप जमीनी लेवल पे जाएंगे तब आपको ये फर्क दिखेगा। आपके पास जरूर ऐसी स्कीम्स होने चाहिए जहां पर आप अपने एग्रीकल्चर के प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस होना चाहिए, प्राइस फिक्स्ड होनी चाहिए,
और प्राइस का एक इंश्योरेंस होना चाहिए कि इससे ऊपर ही नहीं जाएगा. सो दिस इज द कॉल अबाउट एनर्जी एंड एग्रीकल्चर. एंड दैट इज द आइडिया, दैट इज द आइडिया. इस पूरे आर्टिकल का यही आइडिया था कि एनर्जी और एग्रीकल्चर एक दूसरे में इंटरट्वाइंड है और दोनों मुझे फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करना होगा. एंड दैट ट्रांजिशन शुड बी अ जस्ट ट्रांजिशन. मुझे एक जस्ट ट्रांजिशन करना होगा. समझ में आ रही है आपको ये बात? यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? चलेगा चलेगा. और हम आपको बता दें यही आज का हमारा अंतिम टॉपिक भी था. हम आपसे मिलेंगे जल्द ही उस बोर्ड पर. इस इवेंट में जरूर आप पार्टिसिपेट करिएगा. आरंभ आगाज इग्नाइट 3 बैच हमारे चल रहे हैं और हम आपको बता दें ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका भी है बिना शर्माए जुड़ जाइएगा. वी हैव दिस ज्योग्राफी जियो म्यूजिंग्स का हमारा बैच चलता है. दिस इज ज्योग्राफी ऑप्शनल. आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ. पेपर 2 ऑलरेडी स्टार्टेड. यू कैन ज्वाइन मी. दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. एक ही चीज बस आपसे बोलेंगे कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है. जो निरंतर है वही सफल है. आपको बस निरंतर है ना, सफलता खुद आपके पास में आ जाएगी. बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.